हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का संविधान भाग 2 लेकर आए हुए हैं। तो जो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान भाग 2। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेदों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाग 5 अध्याय 1 कार्यपालिका के बारे में लिखा गया है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 52 से 73 के बीच में। तो अनुच्छेद 52 जो है हमें यह बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 यह बताता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति क्या होगी। अनुच्छेद 54 यह बताएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 55 में अंकित है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति नियम प्रणाली क्या होगी। अनुच्छेद 56 यह बताता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितने समय तक होगी। अनुच्छेद 57 यह बताएगा कि पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रता होगी। अनुच्छेद 58 यह बताता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी अर्हताएं होंगी। अनुच्छेद 59 यह बताता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति कैसे शपथ लेंगे, यह अनुच्छेद 60 में मिलता है। अनुच्छेद 61 यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाने की प्रक्रिया क्या होगी, यह अनुच्छेद 61 बताता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि समय क्या होगी, यह अनुच्छेद 62 बताता है। अनुच्छेद 63 में यह अंकित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अनुच्छेद 54 यह बताएगा कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना है। अनुच्छेद 65 हमें यह बताएगा कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 66 हमें यह बताएगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यह अनुच्छेद 66 में अंकित है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी समय कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 68 हमें यह बताएगा कि उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि क्या होगी। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में अनुच्छेद 69 बताता है। अनुच्छेद 70 में अंकित है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कैसे होगा, यह अनुच्छेद 70 में अंकित है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय के बारे में अनुच्छेद 71 में अंकित है। अनुच्छेद 72 में
क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होंगी, यह अनुच्छेद 72 में अंकित है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ होगा, कितना होगा, यह अनुच्छेद 73 बताता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अनुच्छेद 74 से 75 के बीच में। अनुच्छेद 74 में अंकित है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होंगी। अनुच्छेद 75 में अंकित है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध क्या होंगे। अनुच्छेद 76 हमें यह बताएगा कि भारत का एक महान्यायवादी भी होगी। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन का तरीका क्या होगा, यह अनुच्छेद 77 में अंकित है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, इसका जिक्र अनुच्छेद 78 में है। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 2 संसद, पार्लियामेंट, अनुच्छेद 79 से 88, 79 से 88 तक। अनुच्छेद 79 यह बताता है कि संसद का गठन होना है। अनुच्छेद 80 में अंकित है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, इसका अंकन अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना किस ढंग से होगी, किस प्रकार होगी, यह अनुच्छेद 81 में अंकित है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किस प्रकार से होगा, यह अनुच्छेद 82 में अंकित है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि क्या होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 83 में अंकित है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होनी है, यह अनुच्छेद 84 में दर्ज है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन कब होगा, कैसे होगा, यह अनुच्छेद 85 में अंकित है। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण और उनका संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 86 में अंकित है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होना अनुच्छेद 87 में अंकित है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के क्या अधिकार होंगे, यह अनुच्छेद 88 में अंकित है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होना है, यह अनुच्छेद 89 में बताता है। अनुच्छेद 90 में उप सभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 90 में अंकित है। अनुच्छेद 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की क्या शक्ति होंगी। अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना, यह अनुच्छेद 92 में अंकित है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 95 में अंकित है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की क्या शक्ति होगी, यह अनुच्छेद 95 में अंकित है। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 97 में सभापति, उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते क्या होंगे, यह अनुच्छेद 97 में अंकित है।
अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय के बारे में अंकित है। अब हम लोग देखते हैं कार्य संचालन, अनुच्छेद 99 से 100। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में जिक्र है, अंकित है। अनुच्छेद 100 सदस्यों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में अंकित है। अब हम लोग देखते हैं सदस्यों का निहर्ताएं, अनुच्छेद 101 से 104 तक। अनुच्छेद 101 सदस्यों की रिक्त स्थानों का होना। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्हरताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्हरताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चयन। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति का अंकन 104 में अंकित है। 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और उनके विशेषाधिकार क्या होंगे, यह अनुच्छेद 105 में अंकित है। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते क्या होंगे, यह 106 में अंकित है। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 108 अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में अंकित है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया क्या होंगी, यह अंकित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषाएं क्या होंगी, यह अनुच्छेद 110 में अंकित है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का अंकन अंकित 112 अनुच्छेद में अंकित है। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में क्या प्रक्रियाएं होंगी, यह अनुच्छेद 113 में अंकित है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में अंकित किया गया है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्ययदान और अपवादानुदान के बारे में अंकित है। 117 विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में अंकित है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन के बारे में अंकित है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होंगी, यह अनुच्छेद 120 में अंकित है। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन कैसे होगी, यह अनुच्छेद 121 में अंकित है। अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना, यह अनुच्छेद 122 में अंकित है। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या क्या हैं और ये कैसे निर्वहन होता है, ये देखते हैं। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्तियां निहित होती हैं।
अब हम लोग देखते हैं अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का जिक्र है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि, वेतन भत्ते आदि का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसी होगी, यह अनुच्छेद 126 में अंकित है। 127 तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति कैसी होगी, यह अनुच्छेद 127 में अंकित है। 128 अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में अनुच्छेद 128 में अंकित है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, यह इसके बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 131 जो है वो निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलें अधिकारिता के संबंध में अनुच्छेद 132 में अंकित है। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में अनुच्छेद 133 में अंकित है। 134 अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत के बारे में अनुच्छेद 136 में अंकित है। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन किया जाना, यह अनुच्छेद 137 में अंकित है। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, अनुच्छेद 138 में अंकित है। अनुच्छेद 139 कुछ याचिका निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया गया है। अनुच्छेद 139 को कुछ मामलों का अंतरण किया गया है। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुनासिक शक्तियां क्या होंगी, इसके बारे में अनुच्छेद 140 में अंकित है। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश दिया जाना, अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होंगी, इसके बारे में 143 अनुच्छेद में अंकित है। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, यह अनुच्छेद 144 में अंकित है। अनुच्छेद 145 में न्यायालय के क्या नियम होंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 145 में अंकित है। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा उनके व्यय के बारे में अंकित किया गया है। अनुच्छेद 147 निर्वाचन से संबंधित जानकारी,
अंकित है। अब देखते हैं अध्याय 5, भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 तक। अनुच्छेद 148 में अंकित है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होना है। अनुच्छेद 149 में अंकित है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और क्या शक्तियां होंगी, इसके बारे में अनुच्छेद 149 में अंकित है। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप कैसा होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 150 में अंकित है। और अनुच्छेद 151 में संघ परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में उल्लेख किया गया है। आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।